ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अगेन मेरा कोई आइडिया नहीं था सियालकोट वाले प्रोग्राम का पार्ट 2 बनाने का, लेकिन आपके कुछ तो आपके सवालात, कुछ मेरी सब्सिक्वेंट थाट्स ऐसी हैं कि मेरा ख़्याल है कि इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। एक चीज़, एक एंकर ऑफ थाट एक कोने में छोड़ देते हैं, और वो एंकर ऑफ थाट ये है कि एक फ्रेंच फ़िलासफ़र थे रेने। तो रेने साहब ने फरमाया कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। सो मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ, शायद इसीलिए मेरा वजूद है। तो अगर मैं सोचता नहीं हूँ तो शायद मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। एनीवे, एक तो ये थॉट, और दूसरी ये थॉट कि जी जो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी आप समझ सकते हैं, या सबसे ताकतवर आदमी, या और जो दुनिया का सबसे कमज़ोर आदमी आप समझते हैं, या सबसे इनसिग्निफिकेंट आदमी, सो लेट्स गिव देम वर्ड्स, वह एक बादशाह और एक भिखारी में एसेंशली फ़र्क क्या है? अगर आपके ख़्याल में वो पैसा है तो वो पैसा नहीं है, इट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आपके ख़्याल में वो ताकत है तो यू विल ओनली बी पार्शली करेक्ट। उसमें फ़र्क ये है कि बादशाह अपनी मर्ज़ी कर सकता है और फ़कीर अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता। अब ये मर्ज़ी करना जो है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो मर्ज़ी कि जी उसकी मर्ज़ी कहाँ से आ रही है। से फॉर एग्ज़ाम्पल अकबर बादशाह 14 साल की उम्र में बादशाह बन गया था, और ज़ाहिर है वो ताकत तो जो वो कहता था वो हो जाता था, लेकिन जो वो फ़ैसले कर रहा था, जो इम्प्लीमेंट हो रहे थे, वो क्या वो फ़ैसले ख़ुद कर रहा था, या उसके पीछे एक्चुअली वो उस वक़्त हरम फ़ैसले कर रहा था, और वो पूरी एक जनता और वो कर रही थी। वो असल में बादशाह के फ़ैसले नहीं थे। एंड दिस इज़ द बेस्ट स्टेट फॉर एनी ह्यूमन, कि आप अपनी में फ़ैसले करते हैं जो भी आपको की समझ में आता है, और उसके बाद आपके पास वो अथॉरिटी और पावर है टू इम्प्लीमेंट इट। एंड दिस इज़ वेयर वी वांट टू गो। अब ज़रा लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि जी जब आपने कहा कि जी कौन सा वाला इस्लामी निज़ाम, आई फाउंड दिस क्वेश्चन टू बी वेरी अम्यूजिंग और सरप्राइजिंग, बिकॉज ज़ाहिर है हमने एक प्री जनरल ज़िया के दौर से, भुट्टो साहब के दौर में एसेंशली हमने एक पूरा मुल्क को इस्लामाइज़ करना शुरू कर दिया, और हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने फ़ौज को इस्लामाइज़ किया। उसके बाद हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को इस्लामाइज़ करते रहे। हमने ख़ास तौर पे ऐसी पॉलिसीज़ रखी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन हमारे दौर में एडमिरल साहब होते थे, क्योंकि हम जनरल ज़िया के टाइम की सिलेक्शन हैं। तो जनरल ज़िया के दौर में वो एडमिरल साहब होते थे, जिनका काम ये था कि टू मेक श्योर कि जी वो लोग सिविल सर्विसेज में आएँ जो कि एक उनका रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड हो, और ऐसे लोग जो कि प्योरली सेकुलर थॉट वाले हों, उनको बाहर रखा जाए। तो गवर्नमेंट ने बड़ी पेनस्टेकिंगली अदारों को, निज़ाम को, सिस्टम को इस्लामाइज़ किया ओवर सो मैनी ईयर्स। आज भी जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं वो इस्लामाइज़ कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी मैं जो हूँ रियासत मदीना बना रहा हूँ। तो इस स्टेज पे ये सवाल आना कि जी कौन सा वाला इस्लाम, तो भाई ये जो पिछले 40 साल हम कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे। सो आई फाउंड दैट क्वाइट रिमार्केबल, एंड एसेंशली उस सवाल में उसका जवाब भी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हम अनथिंकिंगली एक डायरेक्शन में चल रहे थे, और हम सोसाइटी में एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। और जब आप सिविल सर्विसेज और अपने अदारों को इस्लामाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या निकले कि अब हमने करना ही ये शुरू किया कि कानून तो नहीं चेंज किया। जैसे मैं कहता हूँ कि जी अगर आपने रियासत मदीना बनानी है तो आपको डेल्टा पता होगा ना, कि आज मैं यहाँ हूँ और मैंने ये रियासत मदीना बनानी है। तो उसका जो डेल्टा है, जो गैप है, उसका आप असेंबली में बिल पर पेश करें, और आपके पास अथॉरिटी है, दोनों सेशंस बुलाएं, फ़ौज आपके साथ है, आप यूँ करके बिल पास करें और चले जाएं वहाँ पे, ताकि वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। हमारे साथ एक साहब थे, नाम लेना मुनासिब नहीं है, पहले डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप कहते थे, आजकल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहते हैं। तो वो हमारे एक साथी थे, तो वो एक जगह पे एसडीएम थे। तो उनकी कोर्ट में एक लड़का और एक लड़की एक दिन आए, और उन्होंने कहा कि जनाब हम शादी करना चाहते हैं, दोनों बालिग हैं। और हुकूमत पाकिस्तान का जो कानून है, वो कानून ये कहता है कि जनाब अगर एक लड़का और लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं तो मैजिस्ट्रेट के पास आके शादी कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट एक सेक्शन 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, और उसके बाद सरकार बल्कि 100 रुपया उनको वो भी देगी, जो भी होता है एज अ मैरिज गिफ्ट देगी, और उसके बाद वो एक निकाह खां के पास अपनी शादी रजिस्टर करवाएंगे और उनका निकाह हो जाएगा। अब अगर ये कोई
कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें आपकी। अगर 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 आपकी सिविल सर्विसेज कानून फॉलो करने वाली होती तो बहुत सिंपल सा काम है। अब चूंकि वो कन्फ्यूजन है, आपने ऐसे लोग हायर करना शुरू कर दिए और उनको आपने जानबूझ के इस तरह करना शुरू किया कि वो कानून नहीं कर रहे, अब वो अपना सोचना शुरू कर रहे हैं कि मेरे ख्याल में मुनासिब क्या है। तो एसडीएम साहब को ये ख्याल आया, उन्होंने उनके पर्टिकुलर्स वगैरह ले लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आज तो मेरे पास वक्त नहीं है, तो आप ऐसे कीजिए कल या परसों किसी वक्त तशरीफ़ ले आइए। और फिर उन्हें ये लगा कि मेरे ख्याल में ये तो अच्छी बात नहीं है, वालिदैन से पूछ के शादी करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि लड़की के घर फ़ोन किया और कहा कि जी आपकी बेटी मेरे पास आई थी और वो इस तरह शादी करना चाहती है इन साहब से, और मैं जो हूँ मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, क्योंकि अगर दोबारा आए तो मैं कर दूँगा, लेकिन देखें मुनासिब तो नहीं है, आपकी बेइज्जती हो जाएगी सोसाइटी में फलाना। सो ये एक मैजिस्ट्रेट है जो कि आपने, अब वो मैजिस्ट्रेट आपने जानबूझ के इस तरह का कल्टिवेट किया, बट ये एक मैजिस्ट्रेट है जिसने कानून को बालाए ताक एक तरफ रख के जो उसके अपनी जहन में समझ आई वो उसने ये कर दिया, क्योंकि उसको वो मॉरली ठीक लग रहा था। और जो मेरा पिछली दफ़ा कहना कि आप मॉरलिटी को, जो भी आपके जहन में है उसे पाक कर भाई जेब में रख, और लॉ को कंफ्यूज मत करो। आपको यहाँ तनख्वाह लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए आती है, और अगर इस तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो वो पीछे स्टेट का काम है, इन दोनों को अलाइन कर दो भाई, और ये कन्फ्यूजन न क्रिएट करो, क्योंकि फिर ये सोसाइटी में होता है। अच्छा, उसके नतीजे में हुआ यह जी कि जो भी उसके पेरेंट्स ने किया उस लड़की के साथ, अबाउट अ मंथ और सो लेटर उस लड़के ने ख़ुदकुशी कर ली, और उसने एक डेथ नोट भी लिखा जिसमें उसने ये वाक़या भी लिखा और कहा कि जी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैजिस्ट्रेट साहब की ठहराई। बहुत कोशिश की, जो भी उसके वालिदैन बेचारे डेवास्टेटेड, जिनकी जवान बेटा मर गया, तो वो दे वर डेवास्टेटेड, बट ज़ाहिर है पाकिस्तान में किसी पावरफुल आदमी के ख़िलाफ़ आप क्या कर सकते हो। सो ये सूरत हाल होती है जब आप गवर्नमेंट लेवल पे, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ सो मेनी एग्जांपल्स, लेकिन मसला ये है कि हमने क्लैरिटी ऑफ थॉट रखी नहीं। गोरे ने जो सबसे अच्छे काम किया, वो सबसे अच्छा उसने काम ये किया कि उसने कहा भाई इखलाक छोड़ दे, तू कानून में हर चीज़ होगी, मुनासिब ना मुनासिब का कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो आपकी पर्सनल वैल्यूज़ हैं, वो आप साइड पे रखिए। ये अगर मेरे घर के बाहर का फुटपाथ है और इस पे बर्फ़ पड़ी हुई है और अगर कोई स्लिप होगा तो आशिर साहब ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी। ये क्लियरली डिफ़ाइन कर दिया गया कि कहाँ से कहाँ तक मेरा फुटपाथ है और मेरी लायबिलिटी क्या है। ये नहीं कहा गया कि जी इखलाकन बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करनी चाहिए। कानून में लिख दिया गया कि जनाब बुज़ुर्ग वो शख्स होगा जो 65 साल जिसकी उम्र हो जाएगी, चूँकि उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, तो इज़्ज़त डिफ़ाइन हो गई कि जी बसों में या इस जगह पे ये सीट्स जो होंगी ये एल्डर्स के लिए होंगी। जैसे ही कोई सीनियर सिटीज़न आएगा, जिसको वो सीनियर सिटीज़न कहते हैं, तो आपको यहाँ से हटना होगा, तो वो बैठेगा। सीनियर सिटीज़न की इज़्ज़त का क्या मतलब होगा? इसकी इज़्ज़त का यह मतलब होगा कि जनाब वो साल के $100 देगा और फिर सारे साल उसको जो है वो उसकी बेस्ड ऑन देयर इनकम ऑफ कोर्स वो उनको मेडिसिन $1 पे मिला करेगी या $2 पे मिला करेगी। सो सवाल ये है कि जो भी चीज़ आपके जहन में है, उस माशरे के जहन में है, उसको अग्री करें, सिट डाउन, मेक इट अ लॉ रादर दैन एक पर्सनल मोरालिटी और गुनाह के चक्कर रखें, और लॉ और क्राइम को सिन और मोरालिटी से कंफ्यूज करना बंद करें, नहीं तो ये सोसाइटी में आते। लेकिन हमने ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने डिलिबरेटली एज अ गवर्नमेंट ये काम किया और आज भी कर रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये डायरेक्शन कभी भी ठीक जगह पे पहुंचेगा नहीं। दिस हैज़ टू स्टॉप। ठीक है जी। सो ये तो पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 कि जी ये ऐसा है क्यों? ये जो पूरा क्राउड था, इसमें से बंदे क्यों नहीं थे जो क्यों नहीं कह रहा था कि यार ये जुल्म कर रहे हो, ये बंद करो, ये रोको? किसी में वो करेज क्यों नहीं थी? ये सारे मीक क्यों थे? ये इस क्राउड को सिर्फ फॉलो ही क्यों कर रहे थे? जिनका दिल में शायद आया भी हो कि नहीं, तो वो घबरा क्यों रहे थे? वो पीछे क्यों हट रहे थे? सो क्या हम जस्टिस और सच के लिए क्यों नहीं लोग खड़े हुए? व्हेन आई स्टार्टेड 4 दिन पहले, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी और मुझे अपने बचपन का एक वाक़या याद आया, बिकॉज इट्स ऑलवेज ईजियर टू कनेक्ट द डॉट्स इन द पास्ट, राइट? सो मैंने जो वीडियो देखी, वो एक ट्विटर पे वीडियो चल रही है, एक छोटा सा बच्चा है और वो जो बच्चा है वो किसी गांव का है, प्रॉब्ली पंजाब में, और वो कह ये रहा है कि जी मास्टर जी के लिए मैं हलवा लेके आया था, क्योंकि शायद मास्टर जी को भूख लगी होगी, और फिर वो मास्टर जी ही प्रॉब्ली उसका वीडियो बना रहे हैं
और वो फिर बच्चा से मास्टर जी पूछता है कि हलवा किधर है, तो वो कहता है कि वो हलवा तो मुझे चूँकि भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। और तो फिर वो जब ये कह रहा है कि मुझे भूख लगी थी और मैंने खा लिया, तो वो तकरीबन रो भी रहा है और फिर अपने आप को थप्पड़ भी मार रहा है कि जी ये तो भूख जो है ये बहुत बुरी चीज़ है, और ये तो और उसमें आपको फियर भी नज़र आ रहा है। सो एक अच्छा, और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया उस वीडियो को कि यार कितना क्यूट बच्चा है और कितना अच्छा बच्चा है और कितना अच्छा वीडियो। मुझे बहुत डिस्टर्बिंग वो वीडियो लगी। ये एक बच्चा है जिसको गिल्ट है फॉर समथिंग एज 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 नेचुरल की भूख लगना, कि जी मुझे भूख क्यों लगी तो मैंने ये क्यों खा लिया। असल में तो ये बात फियर है जिसकी वजह से वो गिल्ट उसमें क्रिएट हो रहा है कि यार ये मास्टर के लिए मैं लाया था जो कि एक ऑब्जेक्ट ऑफ अथॉरिटी है और ये मैंने खा लिया है, अब इसके लिए मुझे गिल्ट है, मुझे पेनलाइज किया जाएगा और मैं उस पेन को जो मुझ पे इन्फ्लिक्ट की जाएगी या पनिशमेंट उसको अवॉइड करने के लिए मैं अपने आपको खुद थप्पड़ मार रहा हूँ। सो हम ये किस किस्म की सोसाइटी के, एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट, लविंग ओह सच अ नाइस किड। व्हाट द हेल। ये ब्रीड जब ऊपर जाएगी, ये जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, तो ये बाकी नेचुरल चीज़ों को किस तरह रिएक्ट करेगी कि यार ये क्राइम है, ये मैंने खाना, भूख लगी थी मैंने खाना खा लिया, इसमें क्या बुरी बात है। दिस इज़ नॉट अ क्राइम, देयर शुड बी नो गिल्ट फॉर इट। और ये अगर मास्टर का मैंने खाना खा लिया तो मास्टर कौन सी बड़ी चीज़ है, क्या हो गया मास्टर। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू यू एंड दिस विल एक्सप्लेन अ लॉट टू यू। और वही मैंने कहा कि मुझे खुद अब जाके क्लैरिटी होना शुरू हुई। माई अर्लीस्ट मेमोरीज आर ऑफ अ प्लेस कॉल्ड शाहरग। शाहरग कोयटा से कोई 90 मील दूर एक जगह है जहाँ पे उस वक्त WPIDC होती थी, वेस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसका एक बड़ा कोल माइनिंग का प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट उस वक्त जर्मन्स मैनेज करते थे। शाहरग का स्ट्रक्चर कैसा था, वो इस तरह का था कि ये एक लेफ्ट साइड पे एक कांट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन 8-10-12 घर होंगे, बिग हाउसेस, एंड उन घरों में जनरली जर्मन्स रहते थे। सो सबसे कॉर्नर वाला घर वाज द जनरल मैनेजर और द प्रोजेक्ट मैनेजर जो वहाँ का होता था। आई कांट रियली रिमेंबर हिज नेम, बट एक साहब थे, उनकी बेगम, बच्चे। और उसके बाद नेक्स्ट देयर वाज अ जर्मन चीफ इंजीनियर एंड देन देयर वर सम अदर जर्मन इंजीनियर्स और व्हाटएवर दे वर। और उन पूरे 8-10 घरों में मेरे ख्याल है एक आध पाकिस्तानी होते थे, बाकी वर प्रिडोमिनेटली जर्मन मैनेज्ड प्रोजेक्ट। एक स्क्वायर सी सड़क होती थी, इसके दरमियान एक वो होता था, क्या ना, छोटा सा ग्राउंड होता था। एंड देन देयर ऑन दिस क्लिफ, आई स्टिल कांट रिमेंबर हाउ मेनी हाउसेज एग्जैक्टली, बट अबाउट आप समझे 20-22 घर थे इन दो रोज़ बनी हुई थी पैरेलल। सेंटर में एक सड़क थी, मेटल की सड़कें बड़ी अच्छी बनी हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, WPIDC ने खुद ही बनाया हुआ था, और स्ट्रीट लाइट्स बड़ी ज़बरदस्त, कोल एनर्जी सारी चीज़ फ्री आती थी। और इसमें वो टॉप मैनेजमेंट के बाद जो सेकंड टियर ऑफ मैनेजमेंट था, जो हमारे जैसे मेरे वालिद साहब जैसे जो दरमियान के लोग थे, वो इन घरों में रहते थे। और यहाँ पे शाम को ख़वातीन और बच्चे, वेरी सेफ, एंड वीड ऑल वॉक एंड रन एंड व्हाटएवर। उस तरफ देयर वाज अ स्कूल, छोटा सा WPIDC ने बनाया था। देन अ क्लिफ, एंड to the extreme right, a little bit far away, was a place called Kachi Colony. So Kachi Colony में was then the third tier kind of, you know, social structures में probably labor and other working people who जो वहाँ पर रहा करते थे. There was a mosque behind us, I remember that, and then there's metal road सड़क, और फिर उसके पीछे बाजार वगैरह. So this is where my earliest memories are. And then I remember मेरी वालदा पढ़ी लिखी खातून थी, तो मुझे वो घर में पढ़ाती होती थी. सो हेल्प, आई वुड बी अबाउट 6 या 7 साल का मैं होगा. एक दिन मैं स्कूल गया हूँ तो हमारे एक नए मास्टर साहब आए थे, और उनका नाम अभी मुझे याद है, गुलाब शाह नाम था. माई स्क्रिप्ट वॉज, वालदा साहब पढ़ाती थी तो बड़ा खूबसूरत मैं लिखता था. सो मास्टर जी मुझे कहते हैं कि जनाब ये किसने लिखा. मैंने कहा जी मैंने लिखा. उन्होंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम लिख ही नहीं सकते, तो सच सच बताओ ये किसने लिखा. मैंने कहा जी मैंने लिखा. उनका हाथ आगे करो. मैंने हाथ आगे किया तो उन्होंने डंडा मारा. तो कहते हैं अब बताओ कि किसने लिखा. जी मैंने लिखा. कहते हैं दूसरा हाथ आगे करो. मैंने दूसरा हाथ आगे कर दिया.
फिर डंडा मारा। कहते हैं अब बताओ किसने लिखा है? कि जी मैंने लिखा है। ना वो माने ना मैं माना, और जब तक मैं घर पहुंचा तो मेरे हाथ नीले पीले काले हो रहे थे। और वालदा साहिबा ने मेरे हाथ देखे तो कहती है बेटा क्या हुआ? मैंने कहा कि जी मास्टर ने मारा। कहती क्यों? मैंने कहा जी वो कहता था कि ये तख्ती किसने लिखी है? मैं कहता था मैंने लिखी है, वो मुझे मारता था। मेरी वालदा कहती हैं आओ मेरे साथ। शी टुक मी एंड मेरी वालदा, मैंने कहा ना कि पढ़ी लिखी थी तो वो इतनी को अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोलती थी जितनी को अंग्रेज़ जर्मन बोलते थे। सो शी वॉज फ्रेंड्स विद उनकी बेगमात। सीधी उसके घर हम पहुँचे और मेरी माँ ने मुझे उधर बिठाया, और जर्मन जो प्रोजेक्ट मैनेजर था, जनरल मैनेजर था, उसकी बीवी कहती है कि ये मेरा बेटा आज स्कूल गया था और ये इसके साथ हुआ। एंड वो जब जर्मन औरत ने देखा तो वो तो हॉरिफाइड थी। मतलब उनका तो वेस्ट का तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिसमें ये हो कि जनाब अच्छा जी चमड़ी तो आपकी और हड्डियां हमारी, या जैसे हम कहते हैं जी उस्ताद जी जो को मारेगा ही तो बच्चे सीधे होंगे, या हम अपनी बेटियों को कहते हैं कि अब तेरी शादी हो गई तो तेरी लाश ही आनी चाहिए। उनका तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। दैट वुमन वाज हॉरिफाइड कि यार ये छोटे से बच्चे को 6-7 साल के ये शख्स डंडे मारता रहा, ये हमारे स्कूल में ये हमने रखे में लोग। एंड देन इट वाज हेल। अपेरेंटली उन साहब को बिल्कुल सीधा कर दिया गया था अगले दिन तक, और बड़ी मुश्किल से उनकी नौकरी बची थी, बिकॉज अल्टीमेटली वी प्रॉब्ली सेड कि अच्छा यार चलो गलती हो गई, इज अपोलोजाइजिंग, लेट हिम बी। अब सवाल ये, उस दिन मेरी वालदा ने, विच आई नाउ अंडरस्टैंड, कि मेरी वालदा ने मुझे क्या लेसन सिखाया। उन्होंने जो मुझे अब समझ में आता है वो लेसन सिखाया, वो ये लेसन सिखाया कि मास्टर जी की यकीनन एक पोजीशन है, उनकी पोजीशन पढ़ाना है, उनका यकीनन एक एहतराम है जो कि वेस्ट में प्रोफेसर्स का है और किसी भी लर्नड आदमी का है, लेकिन वो मुझे पीट नहीं सकता, वो मुझे हाथ नहीं लगा सकता। यू कांट यूज़ फोर्स ऑन मी। आपकी जो भी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है, आप जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी सब्जेक्ट टू इंसाफ है, वो सब्जेक्ट टू सच है, वो सब्जेक्ट टू कानून है। अथॉरिटी इटसेल्फ की कोई हैसियत नहीं है। उस दिन अगर मेरी माँ मुझे ये कहती कि चल बेटा कोई बात नहीं, अगर मास्टर ने तुझे मारा तो क्या मेरी पर्सनालिटी आज ये होती? क्या मैं ज़िंदगी में क्या सीखता? इससे क्या मतलब कि कोई मौलवी मुझे मार सकता है? क्या कोई पुलिस वाला मुझे मार सकता है? क्या कोई फौजी मुझे मार सकता है? क्या कोई किसी भी नाम से आप आ जाएं, कोई आप बड़े मुल्ला या आप खुदा के नाम पे मुझे मार सकते हैं? नो, यू कांट टच मी। वेरी सिंपल। क्यों? एक कानून बनेगा, उस कानून में मैं पार्टिसिपेट करूंगा। मैंने आपको शायद पहले बताया कि द बेस्ट लेसन ऑफ डेमोक्रेसी दैट आई लर्न लेटर ऑन व्हेन आई वाज पोस्टेड इन चमन, तो हमारे एक कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, तो उसमें वी सैट डाउन ऑन द टेबल और आपस में निगोशिएट कर रहे थे। तो अफ़गानिस्तान की साइड से ये आए हुए थे जो उस वक्त उनके फार्मर्स तालिबान टाइप के लोग होते थे। दिस इज़ मस्ट बी 95 में। तो वो आए हुए थे और वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी ये आप हमसे ये टैक्सेस क्यों मांगते हो? तो हमने उन्हें CBR का ऑर्डर दिखाया। हमने कहा भाईजान देखो 10% आप पे टैक्स है तो ये आप दिया करो। वो अंग्रेज़ी का CBR का नोटिफिकेशन उसने यूं यूं करके हर शख्स देखता था। वो आखिरी वाले ने यूं देखा और उसके बाद उसने यूं फेंक दिया और कहता है जिस फैसले में हम शामिल नहीं थे वो फैसला हम पे लगता नहीं है। और आप इसका जो मर्जी सोचते रहें, बट दिस इज़ द एसेंस ऑफ समथिंग कि फोर्स का यूज़ जो है वो स्टेट को इसीलिए दिया गया है कि वो किसी कानून के तहत उसे फॉलो करेगा। किसी शख्स के पर्सन ऑफ अथॉरिटी लेजिटिमेसी नहीं है किसी भी चीज़ की। और जब आप एक्सेप्ट कर लें कि ये पुलिस वाले का राइट है कि मुझे मारे। मैं एक दिन गुजरांवाला में मेरी आदत थी कि मैं किसी चैन की होटल में बैठ के खाना खाना शुरू कर दिया। सो वन लेट नाइट मैं कहीं जाके गाड़ी खड़ी की और एक चैन की होटल से था उसमें बैठ गया, तो साथ दूसरी मंजी के उस तरफ एक दो बंदे बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे और एक बंदा शदीद तारीफ़ें कर रहा था किसी SP की, SSP की, कि यार वो बहुत ज़बरदस्त SSP हमारे इलाके में आया, हमारे गाँव में इतना मारता है लोगों को, इतना मारता है कि जब से वो आया है सुकून हो गया सोसाइटी में।
आई वॉज शॉक्ड। मैं खैर कुछ भी नहीं बोला, अब इस जाहिल आदमी से मैं क्या बात करूं जिसका स्ट्रक्चर जिन्होंने इंटरनलाइज कर ली हुई है ये बात कि इट इज़ लेजिटिमेट कि कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, कोई पुलिस वाला, कोई फौजी, कोई मौलवी, कोई उस्ताद ये मुझे मार सकता है, मेरा हस्बैंड मुझे मार सकता है, मेरा बाप मुझे मार सकता है, आपको कोई नहीं मार सकता। जब तक वो कानून, जिस कानून में मैं शामिल नहीं था, मेरी मर्जी से नहीं बना, मेरी विलिंगनेस उसमें शामिल नहीं है, आई एम नॉट सब्जेक्ट टू एनीथिंग अनलेस आई वाज अ पार्ट ऑफ इट। जब व्हेन आई जॉइंड द एयर फोर्स, तो मेरा वो जो इंस्टिंक्ट जो मैंने स्कूल वाला कहा ना कि जी अथॉरिटी मैटर नहीं करती, लॉ मैटर करता है, वो फर्स्ट डे। और मैं हमेशा वो कहता हूँ कि वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट कैसर तुफैल वाली वो बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। 7 सितंबर को हम वो अंडर ऑफिसर का वो जो जगह थी वहाँ पे फॉलन थे एज अ ग्रुप। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट कैसर आए और उन्होंने जो 2-3 बातें की, और उसमें से एक जो मुझे, और वो तीनों चारों मुझे बिल्कुल याद हैं अच्छी तरह। वो पहले तो उन्होंने कही कि अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक कर लो, तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारी फैमिली है, उसके बाद तुम्हारी प्रायोरिटी पाकिस्तान है, तीसरी प्रायोरिटी पाकिस्तान एयरफोर्स है, उसके बाद तुम्हारे सेल्फ है। लेकिन जो उन्होंने नेक्स्ट बात की, दैट वाज आल्सो फैंटास्टिक, इक्वली फैंटास्टिक। ही सेड जो सीनियर कहेगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, बट देयर आर 3 एक्सेप्शंस टू दिस। तुम्हारा सीनियर तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, सो वो मुझे मार नहीं सकता, वो मुझे टच नहीं कर सकता। तुम्हारा सीनियर तुम्हें कोई ऐसी हरकत करने को नहीं कह सकता जो इनडिसेंट समझी जाएगी, वो तुम्हें कहे कपड़े उतारो या फलाने करो या धमाके करो, नहीं कर सकता। और तीसरी चीज़, वो तुम्हें जो मर्जी गाली दे, जो मर्जी करे वो कर सकता है, लेकिन ऐसी गाली नहीं दे सकता जो तुम्हारी ज़ात से आगे जाती हो, जो तुम्हारे ख़ानदान को, जो तुम्हारे मज़हब को, जो तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को जाती हो, वो नहीं कर सकता। इन 3 चीज़ों पर अगर सीनियर घुसता है तो वो तुम्हारा सीनियर नहीं है, तुम बराबर हो। और बाद में जब ये हमारे पास रिपोर्ट आएगी तो हम भी नहीं उसको छोड़ेंगे, बट दीज आर द थिंग्स यू कांट डू। सो एक ऐसी इन्वायरमेंट, फौज की इन्वायरमेंट, जिसमें आपने ब्लाइंड ओबीडियंस रिक्वायरमेंट है आपकी, अपने से एक दिन सीनियर अथॉरिटी को भी आपने ब्लाइंडली ओबे करना है, उसमें भी देयर इज अ लॉ, देयर आर प्रिंसिपल्स विच कैन नॉट बी वायलेटेड। सो आम जिंदगी में, एंड इस पर आप सोचिएगा, आपकी ने ज़िंदगी में हमने अथॉरिटी को इंटरनलाइज कर लिया हुआ। इट इज़ ओके कि मेरे शौहर ने मुझे थप्पड़ मार दिया, इट इज़ ओके कि बाप ने मुझे ये कह दिया, मैं इंजीनियर इसलिए बन जाता हूँ क्योंकि अब्बा जी ने कहा है, मैं ये शादी इससे मैंने इसलिए करनी है क्योंकि मुझे फलाने ने कहा है। वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग, अपनी इख्तियार में नहीं है अपनी सोच। फिर लोग फैंटास्टिकली उस ट्विटर के बच्चे को जो अपने आप को मार रहा है कि मुझे भूख क्यों लग गई और ये मैंने गलत किया जो मैंने खा लिया, और लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो क्या हमारी सोसाइटी में इसी तरह अथॉरिटी को लेजिटिमेसी नहीं मिलती? आपकी एक कैसी सोसाइटी क्रिएट हो गई? आपकी सोसाइटी ये क्रिएट हो गई कि बड़े आदमी ने, पावरफुल आदमी ने जो मर्जी कर लिया तो वो लेजिटिमेट है, क्योंकि अदरवाइज तो आपने कोई लेजिटिमेसी क्वेश्चन ही नहीं करनी ना। और चूंकि अब आपने अथॉरिटी को लेजिटिमाइज कर दिया, जस्टिस को लेजिटिमाइज नहीं किया, सच को लेजिटिमाइज नहीं किया, हक को लेजिटिमाइज नहीं किया, तो आपने ये कह दिया कि जनाब जिस भी पावरफुल आदमी ने अगर कुछ कर दिया तो वो ठीक है, कमज़ोर आदमी ने किया तो उसको पकड़ के चंडे मारना शुरू कर दो। जो दूसरी स्कूल के ज़माने से मुझे बात याद है, एंड इट रिलेट्स डायरेक्टली इनटू दिस, इज़ एन इवेंट कि एक दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो एक कोई बच्चा था उधर जिसे सब धक्के दे रहे थे और उसके बैग फेंक दिया और उसकी किताबें निकाल दी और उसको बुली कर रहे थे सब। तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये एक नया बच्चा था, ये कौन है, इसको क्यों इस तरह हम कर रहे हैं? तो वो मेरे सारे दोस्त थे, हम सारे ये कर रहे थे। तो वो कहता है बड़ा ज़्यादा भंगीज़ो दी। अभी मुझे तो नहीं पता था कि भंगीज़ो का क्या मतलब है। फिर खैर कि पता ये चला कि ये बहुत गंदा है और ये जो है ये हमारे साथ नहीं हो बैठ सकता है स्कूल में और ये नहीं है, बस इसको निकाल देना। हमने कहा भाई ठीक है, तो भंगीज़ो हमने भी उसको, जनाब सारे ने उसको पत्थर वत्थर मारे और बेचारे को भगा दिया उस बच्चे को।
मैं घर चला गया। उसके बाद शाम हुई, खेलने वेलने निकल गए। जब मैं शाम को वापस घर पहुंचा हूं तो हमारे घर में चमन एक हमारे घर में आता था, तो स्वीपर था, वो वहाँ पे काम करता था, बैठा हुआ था, वो बेचारा पे चुप करके बैठा हुआ और अफसरदा सा था। तो मेरी वालदा ने मुझे बुलाया, कहती हैं बेटा आज तुमने स्कूल में किसी बच्चे को निकाल दिया, उसको मारा तुम लोगों ने और तूने तेरे फ्रेंड्स ने। मैंने कहा हाँ एक बच्चा था, उसको पंगीज हुआ था, उसको हमने निकाल दिया। तो कहती है बेटा वो तो चमन का बेटा था, और मतलब क्या मतलब है, वो क्यों पढ़ नहीं सकता वो स्कूल में? अब चमन आई न्यू, ये तो हमारे घर आता था, और मेरी वालदा बस लाइक जो हमारा बलूचिस्तान का कल्चर भी ऐसे ही है, मतलब हम अपने ड्राइवर के साथ ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इंसानी तौर पे सब बराबर है। तो आई फेल्ट बैड, लेकिन उस वाक़े में मुझे समझ आती, मैं पीयर ग्रुप में था। जो चीज़ शायद मैं वहाँ से दूसरा लेसन लेके निकला वो शायद ये था कि ज़रूरी नहीं है कि पीयर ग्रुप आपका ठीक हो, और जब आप जो बात सुने आपने अपनी वो थॉट अपने साथ रखनी है, और आपने इंडिपेंडेंटली सोचना है, ये बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंटली नहीं सोचते तो आपको लोग यूज़ करेंगे। और आई एम श्योर, क्योंकि जैसे मुझे नहीं था पता कि ये दबंगीज़ो कौन होता है, और उनको नहीं पता था, तो मेरे क्लास फेलोज़ भी तो मेरी तरह थे ना, उनको भी नहीं पता होगा। उनको किसी ने तो बताया है ना, या तो किसने बताया उनको? ये मुझे जिस आदमी पे शक है, मैं सही आपको बताऊं, मुझे पता नहीं है, लेकिन 50 साल शायद पुराना ये वाक़या है। तो इस पे जो मुझे जिस बंदे पे शक है, मेरा ख्याल ये वही गुलाब शाह था। और मुझे आज भी ये ख्याल आता है अब कि शायद उस दिन उससे इनफॉर्मली सेटल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब आपको एक एटीट्यूड नज़र आ जाता है किसी में, तो वो प्रॉबेबली इंस्टिगेटर वो शख्स था। तो सोसाइटी में अगर लोग आप पोजीशन ऑफ अथॉरिटी को उस तरह रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, और अपनी सोचना बंद कर दें, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिस देखना बंद कर दें, और हक और सच के लिए खड़े होना, और अपने बच्चों को ये सिखाएं कि बस बेटा नीवे नीवे होके निकल जाया करो, बस इस किस्म की किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ो, तो इफ़ यू थिंक इट्स गोइंग टू क्रिएट अ बेटर सोसाइटी, वेल इट्स नॉट। और ये किसी गवर्नमेंट की फॉल्ट नहीं होगी, ये आपकी अपनी फॉल्ट होगी। वट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि हम जब ये कहते हैं कि जनाब ये हुकूमत जो है ये ठीक नहीं जा रही, और ये अगर हुकूमत ऐसी होती ना तो हम ऐसे कुछ और तरह के होते, दैट इज़ ओनली पार्ट ऑफ द इशू। बिकॉज हुकूमत में जो लोग आ रहे हैं, जो पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी में लोग आ रहे हैं, वो इसी मुआशरे से आ रहे हैं, और उनकी यही क्लैरिटी है थॉट की कि अथॉरिटी इज़ लेजिटिमेट। उनकी ये क्लैरिटी नहीं है कि फॉर एन ऑर्डर टू बी फॉलोड इट हैज़ टू बी लीगल। तो जो मर्जी होगा, तू जिस मर्जी कुर्सी पे बैठा है, तू जो मर्जी बोलता रहे, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक वो लीगल नहीं है।